हाँ, तो प्यारे बच्चों, हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री को। और यह पूरी तरह से एनसीईआरटी पर आधारित होगी और चैप्टर बाय चैप्टर हम लोग इसका अध्ययन भी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एकक 1 को आपकी केमिस्ट्री में। तो एकक 1 में जो पहला चैप्टर है, रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं, यानी सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, यानी इसे हम अंग्रेजी में सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री कहेंगे। मतलब केमिस्ट्री के अंदर कुछ बेसिक सिद्धांतों को हम इस चैप्टर में अध्ययन करेंगे। तो इसमें आगे बढ़ने से पहले हम जान लें, वैसे तो हम लोग अपने छोटे ही क्लासों से अक्सर रसायन विज्ञान की परिभाषा को पढ़ते आ रहे हैं। यहाँ देखते हैं कि यहाँ रसायन विज्ञान की परिभाषा एनसीईआरटी में क्या लिखा है। तो प्यारे बच्चों, साथ साथ आप हेडिंग भी बनाते रहोगे। हेडिंग देते हैं रसायन विज्ञान। अंग्रेजी में इसे हम लोग केमिस्ट्री बोलते हैं, केमिस्ट्री। और इसका डेफिनेशन हम देख ले। सबसे पहले इसमें क्या क्या है। तो रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पदार्थों, फोकस करना होगा इस पदार्थों के ऊपर, के संश्लेषण, संगठन, गुणधर्म और अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। जैसा कि हम यहाँ इसके डेफिनेशन में देख रहे हैं कि यह विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पदार्थों के संश्लेषण, यहाँ हम समझने का प्रयास करें। कह रहा है कि पदार्थ, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं इसी सेशन में। पदार्थ के संश्लेषण, यानी कि जो भी पदार्थ हैं उनके निर्माण में, संश्लेषण में कौन कौन से घटक कण भाग ले रहे हैं, उनका गुणधर्म क्या है और उनके बीच कौन सी अभिक्रियाएं हुई हैं या हो रही हैं, उनका हम लोग अध्ययन करते हैं। ठीक है, समझ में आई होगी। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, परिभाषा को समझने का प्रयास करें। और यदि आप एक एक लाइन को ठीक ढंग से समझते हैं तो आगे आपको केमिस्ट्री में इसके कंसेप्ट को पढ़ने में हमें कोई कठिनाई नहीं मिलने वाली है। चलिए एक बार फिर से मैं इसको रिपीट करता हूं। कह रहा है कि रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पदार्थों के संश्लेषण, संगठन, गुणधर्मों और अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। मतलब पदार्थों के संश्लेषण में, माने पदार्थ, जो भी पदार्थ होते हैं उसके संश्लेषण में, माने उनके निर्माण में कौन कौन से घटक कण मिले हुए हैं जिनके मिलने से वह पदार्थ बन रहा है, उन घटक कणों के बारे में और उन घटक कणों के जो संगठन में भाग ले रहे हैं उनके गुण धर्मों के बारे में और उनके बीच जो अभिक्रियाएं हुई हैं या हो रही हैं, उनका अध्ययन इस विज्ञान के अंतर्गत हम लोग करते हैं। उम्मीद है कि यह परिभाषा आपको समझ में आई होगी।
अब इसके परिभाषा में हम लोग देख रहे हैं कि यहां पदार्थ की चर्चा कर रहा है, पदार्थ के संगठन, पदार्थ के संश्लेषण। तो हम लोग सबसे पहले यह सीखेंगे कि यह पदार्थ क्या होते हैं। तो चलिए देखते हैं कि पदार्थ क्या है। वैज्ञानिकों के अनुसार पदार्थ, यानी कि अंग्रेजी में इसे हम लोग मैटर कहते हैं, प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे वैज्ञानिकों ने पदार्थ का नाम दिया। समझ लेना है कि पदार्थ वैज्ञानिकों के अनुसार हम उसे कह रहे हैं जो किसी न किसी सामग्री से जिनका निर्माण हुआ है। हम अपने आसपास सारी चीजों को देख लें, जो सारी वस्तुएं हैं उनका निर्माण कहीं न कहीं किन्हीं न किन्हीं चीजों से हुआ है, तो वैज्ञानिकों ने उसे ही पदार्थ का नाम दिया। जैसे जिस हवा में हम श्वास ले रहे हैं, ध्यान दीजिए, जिस हवा में हम श्वास ले रहे हैं वो हवा भी क्या है? हवा भी पदार्थ है। जो भोजन हम खाते हैं वो भी क्या है? पदार्थ है। पानी, यहां तक कि जो पानी हम पीते हैं उसकी एक बूंद भी क्या है? पदार्थ है। रेत यानी कि बालू का एक कण भी क्या कहलाता है? पदार्थ कहलाता है। तो पदार्थ हमने देखा कि प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे वैज्ञानिकों ने पदार्थ का नाम दिया। तो पदार्थ हर उस वस्तु को हम कह सकते हैं या कहते हैं जो हमें हमारी नजरों के सामने जो दिख रही है, या किसी भी वस्तु को XYZ कोई भी वस्तु जो हमें दिख रही है या हम जिसका यूज करते हैं या अपने दैनिक जीवन में जिसका हमेशा उपयोग कर रहे हैं, उन समस्त सारी वस्तुओं को हम पदार्थ का नाम दे सकते हैं। नोट करिए, अभी हमने देखा कि पदार्थ, प्रत्येक वस्तु को हम पदार्थ कह ले रहे हैं। अब एक चीज इसमें हमें नोटिस करना है कि जिस भी किसी वस्तु की चर्चा हमने किया है या हम अपने आसपास देख रहे हैं, चाहे कुर्सी, मेज, कलम, पेन, चश्मा, जो भी सारी चीजें, ये सारी की सारी चीजें जो हमने उदाहरण में यहां भी बताने का प्रयास किया कि जो भोजन हम कर रहे हैं, में भोजन, जिस हवा में हम श्वास ले रहे हैं, हवा, रेत, या यूं कहें पानी की एक बूंद यानी कि पानी, इन समस्त वस्तुओं को यदि हम ध्यान से देखें तो कहीं ना कहीं पाते हैं कि यह वस्तु स्थान घेर रही है। पानी भी स्थान घेरती है, हवा भी यहाँ फैली हुई है, यहाँ एटमॉस्फेयर में है, जल भी जो भी मैंने बताया वो भी स्थान घेर रही है। कुर्सी में जो भी सारी चीजें हमारे आसपास हैं सब स्थान घेरती हैं और कहीं ना कहीं उसमें कोई ना कोई द्रव्यमान होता है। अर्थात हमारे दिमाग में यह बात आनी चाहिए कि जिस पदार्थ की चर्चा हम कर रहे हैं वो पदार्थ स्थान घेरता है और उसमें द्रव्यमान होता है। तो ये दो नेचर प्रत्येक पदार्थ के अंदर विद्यमान है। तो हम इसे एक और शब्द या एक और नाम भी हम दे सकते हैं, या आगे आप देखोगे भी कि जिस वस्तु में या जिस पदार्थ में द्रव्यमान है और स्थान घेरने की क्षमता होती है उसे हम द्रव्य भी कहते हैं। तो हम इसे या कह लें, यहाँ पे पदार्थ या द्रव्य, ये कहीं ना कहीं ये गलत नहीं होगा। हम पदार्थ को ही द्रव्य कह सकते हैं और इसकी एक डेफिनेशन इसके अकॉर्डिंग ले सकते हैं। वह समस्त वस्तु जो स्थान घेरती है, जिसमें द्रव्यमान होता है, उसे हम द्रव्य भी कह सकते हैं। ठीक है, इसका उदाहरण देखते हैं। तो पुस्तक
एग्जाम्पल्स में हम लोग देख सकते हैं, पुस्तक जो हम लोग पढ़ते हैं, कलम, पेंसिल, जल, वायु, सभी जीव जो भी यहाँ विद्यमान है आदि सबके सब क्या हैं, द्रव्य से बने होते हैं। अब क्यों इसे हम द्रव्य कह रहे हैं, तो अभी मैंने यहाँ समझाया और वही मैं यहाँ पे लिख दिया हूं, क्योंकि इन सभी का द्रव्यमान होता है। जितनी भी सारी वस्तुएं हमने यहाँ ले रखी है या जो भी वस्तु आपके पास हैं या आप देख रहे हो, उन सभियों में क्या होता है, द्रव्यमान होता है और ये स्थान भी घेरती है। ठीक है, ये हम देखते हैं जब हम लोग पदार्थ या द्रव्य का डेफिनेशन देख रहे थे तो उसमें हमने ये देखा था कि प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री, अब यहाँ पे जो सामग्री सब आया है से बनी होती है, उस पर बात करेंगे। मैंने एक लाइन यहाँ लिख रखा है कि पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। ध्यान रखिए, प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री, यानी यह जो पदार्थ है, मैटर है, वो जिस सामग्री से बना है वह सामग्री को हम क्या बोल रहे हैं, कठोर। ठीक है, इस पर बहुत सारी अवधारणाएं आई, हम लोग उस पर बात नहीं करेंगे, हम लोग डायरेक्ट अपने टॉपिक्स पे आते हैं। तो हमने यहाँ समझाया कि पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। चलिए, तो हम यहाँ पे यह समझे कि पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। अब हम इसे समझने के लिए एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। जैसे मान लिया मैंने एक 100 ml का बीकर लिया, 100 ml का बीकर, इसमें मैंने लगभग आधे भाग में मैंने जल भर लिया। और यह जल कैसा है, तो इस जल को मैंने लाख गुना आवर्धित किया, माने उसको फैलाया, जूम किया और जूम करके देखा। मतलब हम लिख सकते हैं लाख गुना आवर्धित किए गए जल के कण, यानी कि एक मैंने बीकर लिया 100 ml का, इसके आधे भाग में मैंने जल भरा और इस जल के अंदर के कण को देखने के लिए हमने क्या किया, इसको खूब फैलाया, जूम किया। ठीक है, लाखों गुना जब हमने इसका आवर्धन किया तो इसमें हमें जल के कण दिखे। अब इसके भीतर हमने थोड़ी मात्रा में नमक या शक्कर लेकर के डाला, नमक या शक्कर को लेकर के डाला। हम इसे एक दूसरे बीकर के रूप में बना सकते हैं ऐसे। देखिए, आपको नोटिस करना है कि जो आपने इसमें आधे भाग, जो बीकर के आधे भाग में जल भर रखा है, जब इसमें आप शक्कर या नमक थोड़ी मात्रा में आप मिला रहे हो तो उसके मिलने के बाद मिला करके उसे ठीक से, माने अच्छे तरीके से किसी स्टिक की सहायता से उसको खूब बढ़िया से हिला करके उसे मिला लेते हैं। मिलाने पर हमें क्या दिखेगा कि जो जल के कण हैं उनके भीतर ये जो थोड़ी मात्रा में हम नमक या शक्कर का जो हमने लिया था, जो इसमें हमने डाला, वो पूरी तरह से उसके भीतर समावेशित हो जाते हैं। माने जल के कण में नमक के कण का या शक्कर के कण का पूरी तरह से समावेशित हो जाना। यानी कि यह उपरोक्त प्रक्रिया हमें यह बताती है कि प्रत्येक पदार्थ कणों से मिलकर बने होते हैं। इसको मैंने यहां लिख दिया है, ध्यान से देखिए। जब हम जल में नमक या शक्कर घोलते हैं, थोड़ी सी मात्रा में लेकर डालते हैं, तो नमक के कण, यानी कि जो मैंने नमक यहाँ लिया था उसके कण जल के कणों के बीच, यानी कि जो पानी को हमने आवर्धित करके दिखाने का प्रयास किया था, उसके कण को उसी के कणों के बीच के रिक्त स्थानों में, यानी इनके कणों के बीच रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाते हैं। उम्मीद है कि ये बातें आपको ठीक से समझ में आ रही होंगी। हमने ये कहा, फिर से एक बात देख लेते हैं। जब हम जल में, ये जल है, नमक या शक्कर घोलते हैं, थोड़ी मात्रा में नमक या शक्कर को लेकर के इसमें हमने डाला,
डाल करके इसमें हमने पूरी तरह से घोला। घोलते हैं तो नमक के कण, यानी कि जो हम नमक के कण को डालें, कण जल के कणों के बीच जो हमने आवर्धित करके इसे दिखाने का प्रयास किया था, इसके कण को, उनके बीच कहीं ना कहीं रिक्त स्थान होते हैं। देखिए, कणों के बीच के रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाते हैं, माने पूरी तरह से घुल जाते हैं। उपरोक्त से स्पष्ट है, यानी कि इस प्रक्रिया से स्पष्ट होता है कि सभी पदार्थ कणों से बने होते हैं। यानी कि यह बातें हमें सिद्ध करती है कि सभी पदार्थ जो होते हैं वो कणों से मिलकर बने होते हैं। तो जो हमने डेफिनेशन यहाँ देखा था पदार्थ की, कि प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री की चर्चा हमने किया था वो सामग्री क्या है? कण है। यानी कि हमने लिखा पदार्थ कणों से मिलकर बना है। अब इसको सिद्ध करने के लिए छोटा सा हम लोगों ने एक प्रयोग कह सकते हैं, ठीक है, हालांकि ऐसा नहीं है, किया, और उसमें हमने यह देखा कि जल के रिक्त स्थान में, जल के कण के रिक्त स्थान में नमक या शक्कर की जो हमने थोड़ी सी मात्रा ले रखी है, वह उसके रिक्त स्थान में पूरी तरह से समावेशित हो जाती है। हमने देखा कि पदार्थ कणों से मिलकर बना है, इसको तो हमने समझा। समझने के लिए हम लाखों गुना आवर्धित किए गए जल के भीतर कणों के अंदर रिक्त स्थानों में हमने थोड़ी सी मात्रा में नमक या शक्कर को घोल करके उनके कणों को उनके रिक्त स्थानों में बैठते हुए देखा और समझा कि प्रत्येक पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। अब हमें यह समझना है कि आखिर यह जो कण होते हैं वो कितने छोटे होते हैं। इसको समझने के लिए हम यहाँ पे एक लाइन हमने लिखा है कि पदार्थ के ये कण कितने छोटे होते हैं। चलिए देखते हैं। इसके लिए हम फिर से एक बीकर लेते हैं 100 ml का। 100 ml का हमने एक बीकर लिया। इस बीकर में हमने लगभग पूरे बीकर को पानी से, जल से भर दिया। यहां लिख लेते हैं 100 ml बीकर जल से भरा हुआ, जल। चलिए, अब हमने क्या किया कि इसके अंदर एक या दो क्रिस्टल के रूप में, इसके भीतर एक, देखिए मैं अलग कलर से दिखाने का प्रयास कर रहा हूं, एक या दो क्रिस्टल। अब आप कल्पना करिए, एक या दो क्रिस्टल बालू की रेत के बराबर हम KMNO4 जिसे हम लोग कहते हैं पोटेशियम पर मैग्नेट, जिसे हम लाल दवा भी कहते हैं। तो हम इस लिए हुए 100 ml के बीकर में जल के भीतर एक या दो क्रिस्टल के रूप में KMNO4 का डाल दिया। जैसा कि हमें पता है कि KMNO4 का जो नेचर होता है, वो जैसे ही पानी के अंदर आया वो पूरे पानी का एक कलर, लाल रंग के कलर में उसे कन्वर्ट कर दिया। अब हम इसी में से एक छोटे से 10 ml के पात्र में, मान लेते हैं कि ये 10 ml का एक पात्र है, 10 ml। इस 100 ml में जो KMNO4 का घोल है, इसमें से हम 10 ml निकाल लेते हैं। इस घोल का 10 ml हम एक छोटे से ml में, पात्र में निकाल लेते हैं। अब इसे पुनः क्या करते हैं कि पुनः एक 100 ml के बीकर में 90 ml जल को लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, पहले मैंने क्या किया कि एक बीकर में 100 ml जल लिया, इसमें एक या दो क्रिस्टल KMNO4 का डाल के मिला दिया, पूरे बीकर में जल का कलर चेंज हो गया। अब इसी में से मैं 10 ml एक छोटे से पात्र में, इसी में डुबो करके 10 ml हमने इस KMNO4 युक्त जल को हमने इसमें निकाल लिया। अब इसी को हम उठा करके
90 ml पानी युक्त बीकर में ये 10 ml लिए हुए घोल को मैंने इसमें डाल दिया। जो मैंने घोल इसमें से निकाला था वो घोल 10 ml इस 90 ml इस बीकर में लिए हुए जल के अंदर इस घोल को मैंने डाल दिया। हमने देखा कि यह जो घोल है इसमें आने से इस 90 ml जल भी इसके आने से प्रभावित हुआ और प्रभावित होकर के इसके कलर में यह आ गया। मतलब जैसे ही मैंने इसमें से 10 ml निकाला, 90 ml में मैंने डाला, तो 90 ml के घोल भी इस घोल के रंग में आ गया। थोड़ा हल्का आया लेकिन आया। फिर हमने दोबारा क्या किया कि अब इसमें से 10 ml निकाला, इसमें से 10 ml हमने घोल को निकाला, 10 ml घोल को निकाला इस वाले बीकर में से, और एक तीसरे 90 लीटर में 90 ml युक्त पानी में 90 ml पानी में इस पुनः निकाले हुए यानी कि दूसरे में से निकाले हुए 10 ml घोल को मैं लेकर के इसमें डाल दिया। यह प्रक्रिया हम कई बार किए। कई बार करने के उपरांत हमें क्या प्राप्त होता है कि जल से युक्त बीकर जिसमें ये घोल बार बार हम डाल रहे हैं, हल्का तो हो रहा है कलर, लेकिन पूरी तरह से रंग गायब नहीं हुआ। तो आप सोच सकते हैं कि एक छोटे से क्रिस्टल के भीतर, इस क्रिस्टल KMnO4 के भीतर कितने छोटे 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 पार्टिकल्स यानी कण मौजूद हैं जो बार बार विभाजित होकर के इस अलग से लिए हुए बीकर में जल के रंग को बदल देते हैं। तो हम कल्पना कर सकते हैं कि ये जो पदार्थ के जो कण हैं वो कितने छोटे हो सकते हैं। इस चीज को समझने के लिए हमने इसको यहां पे लिखा है, इसको आप समझिए। हमने क्या किया कि पोटेशियम परमैंगनेट के 2 या 3 क्रिस्टल, ध्यान दीजिए, पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 के 2 या 3 क्रिस्टल को, ठीक है, 100 ml, देखिए ये मैंने लिया है 100 ml पानी में घोल लिया, हमने लिया और लेकर के 100 ml में घोल लिया, ठीक है, यहां तक समझ में आई बात। फिर हमने क्या किया, फिर इस घोल में माने कि जो घोल हमने किया है में से लगभग 10 ml, हमने ये लगभग 10 ml क्या किया, घोल निकाल कर, माने इसमें से हमने निकाला और निकाल कर उसे 90 ml माने दूसरे बीकर में 90 ml जल लेकर के 90 ml पानी में मिला दिया, माने दूसरे 90 ml बीकर में पानी लेकर के इस घोल को हमने मिला दिया। फिर इस उपरोक्त घोल में से यानी कि फिर इसमें से फिर वही प्रक्रिया 10 ml निकाल कर उसे भी 90 ml पानी में मिलाते हैं। देखो मैंने यहां फिर से एक बीकर लिया, 90 ml जल लिया, फिर इसमें से जो मैंने 10 ml घोल निकाला इसको इसमें डाल दिया, वही मैंने यहां लिखा 90 ml पानी में मिलाते हैं। इसी प्रकार इस घोल को 5 से 8 बार तक तनुकृत करते रहें। अब यहां तनुकृत का मतलब आप पढ़े हो, जैसे हम इसके अंदर से घोल निकाल करके दूसरे में ले रहे हैं, फिर तीसरे में ले रहे हैं, वैसे ही लगभग 5 से 8 बार हम ऐसा करते हैं पानी डालकर, उसे हम तनुकृत करते हैं। अब अनुमान लगाओ, अब हम यहां पे देख सकते हैं कि पदार्थ के कण कितने छोटे हैं। प्रत्येक बार तनुकृत करने पर घोल का रंग क्या हो जा रहा है, हल्का हो जाता है, माने घोल का रंग हल्का तो होगा पर पूरी तरह से समाप्त नहीं होगा। एक समय ऐसा आएगा कि जब बार बार ऐसा करेंगे तो क्रिस्टल के कण अब विभाजित होना बंद हो जाएगा और पुनः हमें कलर प्राप्त नहीं होगा। लेकिन अब आप कल्पना करिए कि वो प्रक्रिया 7-8 बार करने के बाद आएगी, फिर हम इससे निष्कर्ष निकालें। निष्कर्ष हम निकाल सकते हैं कि KMnO4 के केवल एक क्रिस्टल में
कई सूक्ष्म कण होंगे। ये कण छोटे छोटे कणों में विभाजित होते रहेंगे। ठीक है, अंततः एक स्थिति में ये विभाजित नहीं होंगे। एक समय ऐसा आएगा, मैंने बताया कि अब ये विभाजित होना बंद हो जाएंगे। ठीक है, अर्थात हम कह सकते हैं कि पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं। हमने निष्कर्ष निकाला और हम कह सकते हैं बार बार ऐसा करने के उपरांत कि पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो इस तरह से हमने यह देखा कि पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है और पदार्थ के भीतर जो कण होते हैं वो कितने छोटे होते हैं। ठीक है, इसको आप